हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि उमर सरकार ने इस मामले में इतना मोहतात रवैया क्यों अख्तियार कर रखा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला आज भी इस सवाल का जवाब देने से कतराते नजर आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जेपीसी को अपना काम करने दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश होने दें। दूसरी जानिब फारूक अब्दुल्ला ने माना कि मुल्क की अक़लियत का तशख़्ख़ुस खतरे में है, ऊपर वाला इसका मुहाफिज है। ना अभी कोई कानून लागू नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट की कमेटी बैठी हुई है, इस पे बहस चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा मीरवाइज उमर फारूक साहब भी इस कमेटी के पास गए और अपनी बात सामने रखी। कमेटी को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट इस पे बहस करेगी। लगाने दीजिए ना, वो मुल्की सतह पे जब तक कानून नहीं बनता तब तक ये करें जो करना है। आखिरकार इसका फैसला है वो पार्लियामेंट में होगा, इंडिविजुअल रियासतों पे या टेरिटरीज में नहीं होगा ना। देखिए, मैं आपसे कहूंगा, अल्लाह मालिक है, वही मालिक है, वही वक्त को भी बचाएगा। वक्त को कुछ भी करने का चाहे करें, मगर अल्लाह के नाम को मिटा नहीं सकते, उसके पैगंबर के नाम को मिटा नहीं सकते। मिटाएं जो भी मिटाना होगा। गलत नहीं कर, अल्लाह जो है वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। उसको थामिए, वही हमें इस मुश्किल से निकालेगा। तो फिलहाल अल्लाह निगहबान है और वही हमारी तशख़्ख़ुस की हिफाजत करेगा। तो फिर इस तरह के चीज़ों की क्या ज़रूरत, सरकार की क्या ज़रूरत, लीडरान की क्या ज़रूरत, और हमारे तशख़्ख़ुस की हिफाजत अगर ऊपर वाला ही करता है और करेगा तो फिर ज़राए की क्या ज़रूरत। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने मरकजी सरकार को मजहबी मामले में बेजा मुदाखलत से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शरई और वक्फ जैसे मामले को लेकर के मुसलमानों को ही फैसला करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मजहबी उमूर से दूर रहना चाहिए। उमर हुकूमत की हिमायत कर रहे यूसुफ तारिगामी भी इस मामले को लेकर के खासे मुखर नजर आए। दूसरी जानिब बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस और दीगर जमातों की गलतियों को सुधारने के लिए वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है। साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने कहा कि मुल्क आईन के हिसाब से चलता है। मुझे लगता है कि मतलब इट्स अ रिलीजियस इशू और रिलीजियस इश्यूज आर अबाउट पार्लियामेंट। आई थिंक इट शुड बी लेफ्ट टू मुस्लिम्स हाउ दे वांट टू डील विद देयर इश्यूज। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स, लेकिन हमारे अपने मजहब के अपने जो हैं हर इशू में जो है रूल्स हैं। वी कांट गो अगेंस्ट आवर रिलीजन। सो सरकार को कोई ऐसी चीज़ न करनी चाहिए जिससे कि जो जिसका भी कोई धर्म हो, रिलीजन हो, उसको उसके अगेंस्ट जाना पड़े। देखिए, जहाँ तक रिलीजन है वो सभी के लिए सामान्य होता है, होना भी चाहिए, लेकिन जो देश चलते हैं कानून और किसी संविधान के तहत चलते हैं, ऐसे वक्फ द्वारा जो लगातार लूट का एक धंधा बनाया हुआ था, जो कांग्रेस और दूसरी सरकारों ने किसी पर्टिकुलर धर्म को फायदा देने के लिए वोट बैंक की खातिर ये किया, वो स्वीकार नहीं है। अब जो गलतियां हुई उनको सुधारना बहुत जरूरी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है, उस पर चर्चा कर रही है सबसे, जो रिजल्ट आएंगे वो सामने आएंगे। दुख तो ये है, तो एक तो माइनॉरिटीज का सवाल है, मैसेज क्या मिलेगा उनको, तो वो जो हम चाहेंगे वही होगा। और दूसरा ये क्या, जमहूरियत के लिए भी जो लोग आज भी इस बात के कायल है, मुझ जैसे लोग, क्या हमारा देश, हमारा मुल्क, जमहूरियत की जो बुनियादें हैं वो मजबूत है, ऐसा देखकर, ऐसा तमाशा देखकर हमें भी काफी मायूस होना पड़ता है। और सारे लोग हैं जो अब भी ये चाहते हैं कि हमारा और हमारे मुल्क की स्ट्रेंथ है ये डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट स्ट्रेंथ है हमारी, ये कोई बोझ नहीं है। इसको स्ट्रेंथन करने का हलफ भी उठाते हैं हम लोग, लेकिन हलफ अपनी जगह। कल 26 जनवरी था, परेड भी किया हमने, झंडा भी लहराया, लेकिन परेड भी करो, झंडा भी लहराओ, लेकिन मनमानी भी करो, जारी रखो, ये जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है।
तो जाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में सोचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इस पे गौर करना भी ज़रूरी है। यही वजह कि आज के हमारे पैनल में अहमद यास साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सैयद तजम्मुल हुसैन साहब हैं, पीडीपी लीडर हैं, और नीलूफर मसूद साहिबा हैं, एनसी लीडर हैं, जो कि आज इन तमाम तर चीज़ों की बारीकियां और अपनी अपनी पार्टी की वो तमाम तर जो मौक़िफ़ है वो रख पाएंगे और हम उनसे समझ पाएंगे कि क्या लोगों की रिप्रेजेंटेशन इस चीज़ से हो पा रही है या नहीं, और वाकई क्या जमहूरियत की पामाली की जो बात हो रही है सिर्फ जुबानी है या उस हवाले से कोई कदम उठाया भी जा रहा है, क्योंकि ये कोई मस्जिद का मिंबर नहीं है जहां पे अल्लाह निगहबान है, बल्कि अल्लाह सभी के लिए निगहबान है, चाहे किसी भी मजहब का हो। लेकिन सियासी लीडरान या मुल्क के जो निगहबान हैं उनके लिए भी उनकी भी जिम्मेदारियां तय होती है। जनाब अहमद यास साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तजम्मुल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तजम्मुल साहब, मैं सीधा आपकी तरफ आऊंगा और पीडीपी का इस पर मौकफ चाहूंगा, क्योंकि आप लोग ये बोल करके निकल जाते हैं कि अल्लाह हमारी तशख्खुस का निगहबान है, तो फिर ऊंट को बांध करके उसकी हिफाजत के लिए हिफाजत करने का हुक्म क्यों दिया गया है? आप जैसे लीडरान की क्या जरूरत है? फिर तो हम मस्जिद के मिंबरों से तमाम तर चीजों का फतवा सुनते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीलोफर साहिबा भी हैं, अहमद यास साहब भी हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जब आप वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो इसकी तारीख आज की नहीं है बल्कि मुल्क की तरह बहुत पुरानी है। कदीम रिवायात में वक्फ बोर्ड को हमने देखा कि इनकी जायदादें जो हैं वो जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क भर में जब एक मुसलमानों की हम बात करते हैं तो उनके कस्टोडियन के तौर पर माना जाता था। अचानक क्या कुछ बदल गया, अचानक आपने अराकीन मेंबर जो है उनकी तादाद बढ़ा दी, मेजॉरिटी से माइनॉरिटी, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी कर दिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है ये कानूनी और इस्लामी दलाइल के बीच में है कि मुसलमानों के हकूक किस तरह से मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से खत्म किए जा रहे हैं। और अब रही सही कसर जो थी वक्फ काउंसिल की या वक्फ बोर्ड की जम्मू कश्मीर में, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या बाकी पार्टियां तकरीबन एक जैसे पेज पे सभी पार्टियां हैं कि ये मुसलमानों के जो मामलात हैं, हकूक है, इनको तलब करने के बजाय इन्हें और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत है। जब आप वक्फ जायदादों की बात करते हैं और उसके बाद इसमें तरामीम की बात करते हैं, जेपीसी बनती है, उसके बाद पार्लियामेंट में बहस और मुबाहिसा होगा। मुझे लगता है कि हमारी अवलीन जिम्मेदारी एज इंडिविजुअल्स तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार को भी वी शुड नॉट लीव इट अप टू द इंस्टीट्यूशंस ओनली। हमें प्रैक्टिकली जम्मू कश्मीर के वजीर आला को जिस अंदाज से वोट मिला है, उनकी सरद मोहरी जो ये रेफर करते हैं कि ये बहस और मुबाहिसा पार्लियामेंट में आने दीजिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक अमल है। अगर वजीर आला और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार जेपीसी मीटिंग में मीरवाइज उमर फारूक की इस मुलाकात को खुश आइंदा मानते हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन जो अपने फराइज सरकार के हैं, चूंकि आम आदमी या हम लोग जब हम ये बातें करते हैं तो शायद चूंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो वजूद है वो इस बात पे बिल्कुल अक्कासी करता है कि वक्फ बोर्ड को सियासत से और इस तरह से फरोकियात से दूर रखा जाना चाहिए। जिस मकसद के लिए वक्फ बोर्ड की तश्कील दी गई है उसको उसी हालत में बने रहना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की जो खामोशी है वो बहुत खतरनाक है। और जम्मू कश्मीर की सरकार में चीफ मिनिस्टर और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इस पे खुलकर बात नहीं करेगी, ये काफी नहीं होगा। जिस तरह से आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि घोड़े की जिम्मेदारी उसी शख्स की है जिसके सुपुर्द घोड़ा है, जिम्मेदारी उसके हवाले है और हवालगी का मामला अल्लाह पे छोड़ा जा सकता है। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को आगे आना चाहे और अपनी पॉलिसी क्लियर करनी चाहे। हमारी पॉलिसी क्लियर है कि वक्फ के जो मामलात हैं ये मुसलमानों के हकूक सल्ब करने की एक साजिश है, जिसको किसी न किसी तरह से सरकार को अपनी तरफ से इकदाम उठाने चाहिए। बड़ी बात है। नीलूफर साहबा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जाहिर है कि चूंकि ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी या फिर इस तरह की जितनी भी चीजें अभी हम देख पा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से, इन तमाम तर चीजों में हुकूमत का मौकिफ साफ नजर नहीं आ रहा है, या फिर यह कहिए कि वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है या फिर इस तरह की जुमले कि अल्लाह निगहबान है, इसकी जरूर हम इनसे वजाहत चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें साफ तौर पर लोगों की रिप्रेजेंटेशन, एक खास कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है। ऐसा मैं फील नहीं कर रहा हूं बल्कि लोगों का कहना है, और बहुत सारे लोग इस हवाले से आज सवाल भी पूछते नजर आए। तो नीलूफर साहब सीधा मैं आपकी तरफ आऊंगा
क्या सिर्फ अल्लाह निगहबान बोल करके काम चल जाएगा या फिर इसमें लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, लोगों के मफाद पे बातचीत भी होगी, और जो उनके लिए गलत है चाहे कम्युनिटी के लिए, आम लोगों के लिए, उसके बारे में आप जैसे लीडरान भी बोलेंगे? क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर आप जैसे लीडरान की या फिर रिप्रेजेंटेशन की, जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस की बात कहां पूरी हो पाएगी? ये आमिर साहब, आप खुद जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है ये मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी है एक, तो अगर कोई भी मसला जो है स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर मुस्लिम के रिलेटेड है तो उसका एक असर जो है आप इस रियासत में देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये वक्फ बोर्ड की बिल है, मुझे लगता है ये मेरी पर्सनल राय भी है और हर कोई ये समझता है और जानता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अपने अलग आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 15 है हमारा, जिसमें आर्टिकल 30 है माइनॉरिटीज को लेकर, आर्टिकल 15 हमारे रिलीजन प्रैक्टिसेस को लेकर, तो उसमें ये डायरेक्ट एक मुदाखलत ही लगती है। मुदाखलत इस हिसाब से आप खुद जानते हैं, एक वक्फ बोर्ड का जो कयाम हो जाता है उसमें खाली मुसलमान रहते थे, अब नॉन मुस्लिमों को भी लाना और साथ में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो है, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, वहां पर ऐसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, उसमें नॉन मुस्लिम भी बुला सकते हैं। तो उसमें एक माइनॉरिटी को कंटिन्यूअसली अटैक करना ये पूरे मुआशरे के लिए, पूरे हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं रहता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप अगर सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंसेस देखेंगे कुछ पिछले सालों से जो एक माहौल बन गया है माइनॉरिटी को टारगेट करना, तो ये माइनॉरिटी को टारगेट करना मुझे लगता है एक अच्छी डेमोक्रेसी जो है, हेल्दी डेमोक्रेसी जो है। नीलोफर साहबा, एक जाती राय के तौर पे अगर मैं कहूं तो शायद ये राय आपकी बहुत खूबसूरत है, एडवोकेट भी हैं आप, तो जाहिर है कि कानून की जो चीजें हैं, बारीकियां हैं, वो हमसे बेहतर समझती हैं, लेकिन पार्टी की भी एक जिम्मेदारी तय होती है और इतने करोड़ों लोगों ने जो जिम्मेदारियां दी है उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, क्योंकि अल्लाह निगहबान बोल करके आप पीछे नहीं हट सकते। आमिर साहब, ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह निगहबान है, सही है अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, हमें जबान दी है बोलने के लिए, हमें कलम दिया है अपोजिशन करने के लिए जो के तनकीद होगा। तो इंशाल्लाह ये रिपोर्ट 29 कल आ रही है और साथ में 13 फरवरी तक इनको टेबल भी करना है इसको। इसमें जितने भी अपरेंटली जो नजर आ रहा है, जिसमें 44 प्रपोजल्स जो अपोजिशन ने दे दिए थे उसमें से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है और 23 प्रपोजल्स जो बीजेपी लेड अलायंस है उनकी तरफ से आ गए थे उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बल्कि 14 जो बीजेपी के अपने एनडीए वालों ने दे दिए थे उनको एक्सेप्ट कर दिया गया। तो अपेरेंटली जो एलिगेशंस लगी है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से या जिसने भी उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है, उनके जो बयानात आए हैं उन बयानातों को मद्देनजर देखते हुए ऐसा महसूस हुआ है कि कहीं उनको उसकी सुनवाई उनको मिली नहीं है। राइट टू स्पीच जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कहीं मुजाहरा नहीं किया गया है, ना ही उसकी वो रिस्पेक्ट की गई है। तो अपेरेंटली मुझे लगता है कि 10/14 के या 10/16 के वोट से उसको डिफीट करके मनमानी तरीके से अपेरेंटली लगता है कि ये जो चीज है, जो अमेंडमेंट्स थी, 14 अमेंडमेंट्स लाई गई है, बिल्कुल अपोजिशन को की तरफ देखा ही नहीं गया है जो उन्होंने अमेंडमेंट्स तजवीज की हुई थी। तो मुझे लगता है कि फाइनल रिपोर्ट आनी चाहिए, उसमें हमें अपेरेंटली जो चीजें लग रही हैं वो खिलाफ है। और ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां उनको ये लगेगा कि मुसलमानों के हकूकों के सल्ब की बात हो रही है, उनके खिलाफ कोई स्टेप उठा रहा है तो हम आवाज बंद रखेंगे। आप हमेशा हमें पेशा पेश देखेंगे, आगे देखेंगे। हमने हमेशा इस सोसाइटी के निस्बत, इस जम्मू कश्मीर के निस्बत, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हमने आवाज उठाई है और हम आवाज उठाएंगे। बिल्कुल आपकी बातें सर आंखों पे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खैर अहमद यासर, मैं आपकी तरफ आऊंगा और काफी देर से मैं सोच रहा था कि पहले आपकी राय लूं इस सिलसिले में। ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी के अंदर जो कुछ चला आपकी नजरों के सामने में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से जो कुछ हो रहा है उसके नफाज के हवाले से वो भी आपकी नजरों के सामने में, आपकी राय क्या है इस सिलसिले में? इसी वक्त के साथ साथ हालत को बदलने की जरूरत है, उसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है, उसको और बढ़ावा देने की जरूरत है, वो हम मान लेते हैं इन जनरल अगर हम बात कहेंगे। लेकिन जहां तक मजहबी मामला का ताल्लुक है, खासतौर मुसलमानों के मामला को लेकर अगर हम बोर्ड की ही बात मिलेंगे तो ये आज की बात नहीं है, ये ब्रिटिश जमाने की बात है जब से बोर्ड का कयाम हुआ, अमल में। बिल्कुल
तो उसका महज जो मकसद है वो यही है कि मुसलमान अपनी प्रॉपर्टीज को, जो ये प्रॉपर्टीज है, वक्त प्रॉपर्टीज है, उनको मैनेज कर लें, उनको तरीके से कर लें। तो उस हद तक तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो भी इस चीज की गारंटी करता है कि हर एक मजहब अपने अपने मामला को देख ले, और वही लागू होता है मुसलमानों पर भी। जब आप यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करोगे, जब आप वक्फ बोर्ड में तरमीम की बात करोगे, जब आप मस्जिदों के सामने, मस्जिदों के नीचे उखाड़ कर ये देखने की कोशिश करोगे कि अंदर इसके नीचे कुछ तो नहीं है। आई मीन जनरली अगर हम ये करेंगे कि तरक्याती मामला को देखना सही है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर आपके मंशा, आपके इंटेंशंस, आपके जो भी सोच हो, आपके कितने भी अच्छे हों, कितने भी नेक हों करने के लिए, लेकिन एक कम्युनिटी के लिए मैसेज क्या जाती है इस चीज को लेकर, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मामलात को, ऐसे में ट्रिपल तलाक की भी बात हुई। आई मीन ऐसे मामलात को लेकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या सोच कर बैठेगी, इसमें आपकी राय, हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसको पॉलिटिकलाइज करना चाहते हैं, वो भी हम नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आपके कुछ सोच गलत है, लेकिन अगर कुछ सही है तो है क्या, जबकि आपको ये मालूम है कि आप इन मजहबी मामलात को कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मुदाखलत नहीं कर सकते हो। आप ये मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों को करने दीजिए अपने तरीके से, जो जैसे वो मैनेजमेंट करना चाहेंगे। इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर लाने की बात है, और इसमें अब ये देखने की बात है कि प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी है, क्या वो उसमें मुसलमानों के अलावा कोई और प्रॉपर्टी तो नहीं है। I mean, what does this indicate? अब जब ये मामला जब हिंदुस्तान आजाद भी नहीं होता तब से आ रहा है, तब से चल रहा है, तो आज आप जब ये करने की कोशिश करोगे या ऐसा बात करने की कोशिश करोगे तो तब ये कुछ और दर्शाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग जो बराबर हिंदुस्तान के तरक्की में, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में शरीक रहे हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उन्हीं को उनको साइड लाइन करना, उनको नीचे दिखाना, उनके तई ऐसा बर्ताव करना, मुझे लगता है कि कोई भी समझदार इंसान इसको सही तरीके से नहीं ले लेगा। जहां तक जेपीसी का ताल्लुक है, जेपीसी को इसमें वही पॉलिटिकल लीडर्स है जिनको तय करना है। अगर सही सोच हम मान लेते कि सही सोच है, इसमें तरमीम लाने की जरूरत है, कुछ अच्छा करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है, तो शायद मुसलमान के मुख्तलिफ ग्रुप से बात करके, मुसलमानों के से बात करके, उनसे मशवरा लेकर कुछ न कुछ किया जाता, उनके ऊपर छोड़ा जाता, उनको हेल्प किया जाता कि कैसे उसको बेहतर करना चाहोगे, न कि आप छोड़ के हम इसको खुद कर लेंगे, हमको करने दो, हम जैसे चाहेंगे वैसे करें। तो मुझे लगता है इसे ये गलत मैसेज आएगी। ठीक है, अगर इस बात को हम पलट देते हैं जनाब अहमद यासा, फिर मैं अपने दोनों मेहमानों की तरफ आऊंगा। अगर इस बात को पलट दें कि जिस तरीके से बेराह रवी रही है वक्फ बोर्ड में भी, और ये चीजें हम सभी की नजरों के सामने में है, उस बेराह रवी को गार्ड करने के लिए अगर इस तरह की चीजें, नए कानून, नए रूल रेगुलेशंस लाए जाते हैं सरकार की तरफ से, तो क्या इससे वक्फ बिल पे या वक्फ प्रॉपर्टी पे या इससे रिलेटेड चीजों पे असर पड़ेगा आपकी नजर में? ये वक्फ प्रॉपर्टीज की बात ही नहीं है। अगर हम मिस मैनेजमेंट ले लेंगे, मिस गवर्नेंस ले लेंगे, कोई भी ऐसा तबका नहीं है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है हिंदुस्तान में जिसमें आप मिस मैनेजमेंट या करप्शन नहीं देखोगे या मिस गवर्नेंस नहीं देखोगे। आप देख लीजिए करप्शन कितना है ऊपर से नीचे तक, आपको वो नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ वक्फ बोर्ड दिख रहा है, और मामला तो नहीं दिख रहे हैं आपको कि क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में करप्शन है, सबसे बड़ी जो बात है, जो मिस गवर्नेंस है बहुत सारी जगहों पर, तो ऊपर से नीचे तक वो किसी को दिख नहीं रहा। आपको सिर्फ दिख रहा है कि ये मुसलमान का मामला है, मुसलमान को पकड़ना है, मुसलमान को करना है, उसी को खरोचना है। I mean, this is not the way, as I personally feel, this is not the way to deal with the matters. Well, आपको ब्रॉडली सोचना पड़ेगा, आपको पूरे जहन से सोचना पड़ेगा। ये मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों को अगर आपको कहीं लग रहा है कहीं कोई हम नहीं कहते कि इसमें कहीं मिसमैनेजमेंट ना हो, इसमें गवर्नेंस सही ना हो, मान लेते हैं कहीं खामियां हो सकती है। उन खामियों को पॉइंट आउट करके मुसलमानों की अपनी गवर्निंग बॉडीज है,
अपने बोर्ड से वक्फ बोर्ड्स को लेकर उनके सामने लाया जा सकता है। उनके साथ जहां तक मेरी इत्तला है या मुझे मालूम, मेरी मालूमात है, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हुआ करते हैं वक्फ बोर्ड्स में मेरे, तो उनके थ्रू या डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा नहीं कि बात नहीं की जा सकती। मतलब उन चीजों को टैकल किया जा सकता था बहुत दूसरे जराए से भी, इस तरीके से नहीं किसी के ऊपर थोपा जाए। बहुत आसानी से मुसलमानों की जो मैनेजमेंट से उनको करके उनके साथ बात करके, भाई ये चीजें हैं जो हमारे को सही नहीं लग रही, उनको दुरुस्त करने की बात है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कहीं से ये बात हो तो उसको नकारा जा सकता था, बजाय कि हम उसको टेक ओवर करके, इट्स ऑलमोस्ट टेक ओवर, सो टेक ओवर करके कि मुसलमानों को ये कहा जाए कि ये आपका मामला नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, हमारा मामला है। जो जब वो हिंदुस्तान के जो मुसलमान है, या अगर हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करें, वो इस चीज को लेकर मैनेज करते थे आजादी से पहले, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब हम ब्रिटिश रूल के तहत थे, हिंदुस्तान जब ब्रिटिश रूल के तहत, तब से ये मैनेज करते आए। आज नया रूल करते, मुझे लगता है इसके ऊपर ध्यान देने की। ठीक है सैयद तजम्मुल साहब, पीडीपी हमेशा बहुत सारी चीजों में एक्टिव नजर आई और जब से ये हुकूमत बनी है इलेक्शन के टाइम से हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा रिजल्ट के बाद तो और भी ज्यादा पीडीपी एक्टिव हुई है, चाहे वो लोगों के मफाद के हवाले से हो या फिर अपनी सियासत के हवाले से हो। इस पे फैसला देने वाला मैं कौन होता हूं, लेकिन मैं आपसे ये समझूंगा, इतने बड़े बड़े मामले चल रहे हैं मुल्क में, एक लफ्ज, एक स्टेटमेंट आप लोगों की तरफ से निकल करके सामने नहीं आया। देखिए, जम्मू कश्मीर से जब आप स्टेटमेंट की बात करते हैं, मुल्क में जब अक़लियती कौमों के साथ जब जाती हुई हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी जगह का हो, हमने बात की है। और फिर आपने लगातार पे और उसके बाद जेपीसी पे हमने देखा कि चूंकि सदर मोहतरमा इस वक्त उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में है और शायद उनकी वापसी कुछ दिनों के बाद होगी, लेकिन जो हमारी लेवल पे जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप चेक करेंगे या मुख्तलिफ डिबेट वगैरह में जो हम बैठे हैं, मुसलमान के साथ जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क भर में जो इस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा अपनी तकरीर में लगातार कि दो कौमी नजरिया यानी टू नेशन थ्योरी को जिस तरह से मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और बाकी लीडरशिप ने नजरअंदाज करके एक सेक्युलर मुल्क के साथ हाथ मिलाया था, और ऐसे आसार दिख रहे थे कि शायद जो लाड प्यार मोहब्बत जम्मू कश्मीर के लोगों को मुस्लिम मेजॉरिटी होने का जो इफ्तिखार मुल्क में हासिल है, उसको वाकई तौर पर प्रैक्टिकली अमली तौर पर जो है वो ताज पे रखा जाएगा, सर पे सजाया जाएगा। और लेकिन जो गुज़श्ता 10 बरसों से हालात बने हैं, उसमें आप मुल्क के किसी भी शहर, गांव, देहात की बात करें तो यकीनन मुसलमानों के खिलाफ कितने शर अंगेज, जिन्हें एंटी नेशनल भी कहा जा सकता है, जो बयान मुसलमानों के लिए दिए गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल जम्मू कश्मीर में जिस वक्फ बोर्ड की आप मुजवजा जो कॉन्फ्रेंसें हुई, जो तकारीर हुई, जो मीरवाइज उमर फारूक साहब ने खदशात का इजहार किया, अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि हम वेट करेंगे और वेट एंड वॉच। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि इस तरह की जो बातें या स्टेटमेंट सामने आई हैं, मैं इलाकाई जो वक्फ बोर्ड उसके ऊपर भी आऊंगा और उसका बहुत सारा कच्चा छटा है हमारे पास। मैं आपसे तजम्मुल साहब सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, आपको लग रहा है कि लाखों मुसलमानों की सिर्फ जम्मू कश्मीर से, चूंकि एनसी को जिम्मेदारियां मिली हैं और उनको बोलना चाहिए, आपको लग रहा है कि सिर्फ ये बोल करके कि अल्लाह निगहबान है, लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, मुसलमानों की या कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन हो रही है? देखिए, ये मामला इस वक्त बिल्कुल किसी जमात का नहीं है, किसी इनफरादियत का नहीं है। जिस वक्त आप कश्मीर में चूंकि 2024 के इंतखाबात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाजिया मैंडेट दिया, उसके बाद अब्दुल्ला साहब वजीर आला हुए और वजीर आला की हैसियत से, एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जो जिम्मेदारी बनती है, शायद उनकी हक अदायगी में थोड़ी सी ताखीर होने लगी है। मैंने पहले भी कहा कि जब डिबेट शुरू भी हुआ था कि वजीर आला की हैसियत से जम्मू कश्मीर में सिर्फ, तो आपकी नजर में सच्चाई से क्यों भाग रही है एनसी? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना फलसफा है और उनका नस्बुल अपना है, काम करने का तरीका अपना है, लेकिन हम अपनी पार्टी की तरफ से कहेंगे कि हम इनफरादी और इज्तिमाइयत में यकीन रखते हैं और वक़्फ़ की तरामीमी बिल जो है ये मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादतियां हैं और माजी, मुस्तकबिल और हाल को मद्देनजर रखकर नहीं, जिस तरह से अहमद अयाज साहब ने वजातन आपको कहा कि किस तरह की तरामीम होनी चाहिए थी और किस अंदाज से ये की जा रही है, या नीलोफर साहिबा ने, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो सरकार में रहना पसंद करती है, उलझना फिलहाल पसंद नहीं करती, क्योंकि
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने अपनी लगातार तकरीरों में या अपसाउट्स बाइट्स में कहा कि सेंटर के साथ लड़कर कोई या मखासमत या कन्फ्रंट्रेशन के बाद कोई मसला हल नहीं होगा। शायद ये मामला उन्हें लगा कि 35 से 370 को भूलने के बाद या उनकी यादों को एक यादाश्त के तौर पर रखने के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर जो है थोड़ा सा अपना जो पस मंजर है वाजिया नहीं कर पाई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आइंदा कुछ दिनों में जो जिस तरह से नीलोफर साहिबा ने भी कहा कि फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जिस अंदाज से हमें नक्शे सामने आने लगेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करना पड़ेगा कि वक्फ बिल की इस तरामीम में मरकज के फैसले के साथ है या उनके अपोजिशन में खड़ी। बिल्कुल एडवोकेट नीलोफर साहब, मैं ये सवाल लोगों की तरफ से ही पूछना चाहता हूं। लोगों ने कहा है कि एनसी से जरूर पूछेगा कि आखिर इतना खौफ क्यों है सेंटर के खिलाफ कोई भी चीज, या अपनी कम्युनिटी के अपने लोगों के बारे में सच बोलने में डर क्यों है? देखिए आमिर साहब, जिस तरीके से तजम्मुल साहब ने या जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है अपोजिशन का होना जरूरी नहीं है। तो अगर आप दो ही वहां पर रहे तो अपोजिशन का काम हो जाएगा। ठीक है, एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट देने के अलावा एक तनकीद बनाना एक गवर्नमेंट को जो खुद रह चुकी है एक गवर्नमेंट में, हम ये समझते हैं जो उनकी जिम्मेदारियां थी 370 को लेकर या 35A को लेकर, वो तो बिल्कुल हर एक मुहाज पर फेल हो गए। और अगर आज हम कोई खमियाजा भुगत रहे हैं वो उन्हीं की करनी है जिसका हम आज भुगत रहे हैं। अभी 3 महीने ही गवर्नमेंट को हो गए हैं फॉर्मेशन किए हुए, और इन 3 महीनों में बहुत बड़े बड़े फैसले जो है, रेजोल्यूशंस जो है वो पास हो गए। हमारी पेस आहिस्ता हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये कहेंगे कि आपकी पेस आहिस्ता है, 10 सालों में यहाँ पर बहुत से कांटे जो है वो बोए गए हैं, उनको निकालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। और रियासत में हुकूमत करना और फिर यूटी में हुकूमत करना ये भी कोई आसान बात नहीं। आप खुद जानते हैं कि किस तरीके का कॉन्फ्रंट्रेशंस जो ऑर्डर्स के हिसाब से, जो मीटिंग्स के हिसाब से, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत कैसे की जाए और कानूनदानी क्या होती है। नीलोफर साहब, लेकिन ये कहना कि जो हुकूमत है ये बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से पीछे जा रही है, ऐसा नहीं है। हमने इसलिए कहा कि रिपोर्ट आ गई जिस वक्त उमर साहब स्टेटमेंट दे रहे थे, शायद उस वक्त रिपोर्ट भी नहीं आई हुई थी, और अभी ये रिपोर्ट जो है 500 पेजों पर है। आप खुद जानते हैं 500 पेजों को पढ़ना, फिर अपनी राय दे देना। अपरेंटली मैंने आपको सामने कहा कि अपरेंटली एक मुस्लिम माइनॉरिटी को टारगेट करना ये बिल्कुल गलत बात है। मैं पर्सनली आपसे पूछता हूं इस स्टेटमेंट पे, अगर ये कहे कि अल्लाह निगहबान है, हमारा मुहाफिज वो है, और अगर उमर साहब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में आने दीजिए, तो जब मुसीबत सर पे आ जाएगी, ये भी कहा कि हम पर जो जिम्मेदारियां हैं हम उन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह आगे और भी आपके डिबेट होंगे, आप उस वक्त भी ये सवाल उठा सकते हैं। जहां पर हमारी जरूरत होगी, जहां पर हमारे बोलने की जरूरत होगी, आप हमें फिर पहले लेवल पर और पहले जगह पर देखेंगे कि हम आगे हैं और हम बात कर रहे हैं। ठीक है एडवोकेट नीलोफर साहबा, सिर्फ इतना कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ही मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन क्यों करें? उमर साहब क्यों नहीं कर सकते? फारूक साहब क्यों नहीं कर सकते? लोगों की निगाहें आपकी तरफ है, आप बड़े लीडरान हैं और आपकी बातें सुनी जाती है, ऊपर तक पहुंचती है, उसका रद्द-ए-अमल आता है और उसका एक असर होता है। तो आपकी तरफ निगाहें हैं लोगों की, करोड़ों लोगों की, मुसलमानों की। बिल्कुल निगाहें हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी एक्सपेक्टेशंस है उस पर उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो बिल्कुल उस पर उतरेंगे और प्रूव करेंगे अपने वर्थ को, जो उन्होंने पास्ट में भी प्रूव किया हुआ है। टॉल लीडर से थोड़ा सा इंतजार आप कीजिए, जो भी हमारा मौकिफ होगा वो सामने भी आएगा। और जैसे कि मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अपरेंटली जो चीजें लग रही हैं, जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स लगभग 200-250 स्टेक होल्डर्स थे जिनको अपोजिशन, क्योंकि तरमीम का मतलब ये नहीं होता है कि कहां से आ रही तरमीम का मतलब है, अगर कोई पॉजिटिव तरमीम करनी है तो एक जिम्मेदारी आयद होती है बोर्ड पर, जिसको ये ड्राफ्ट करना होता है। वो हर एक तरमीम को देखे कि किस पॉजिटिव तरीके से, उसमें अगर आप इस नजरिए से देखते कि अपोजिशन ने बोला है मुझे ये एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो वो तरीका ही गलत है। प्रोसीजर ये है कि अगर कहीं से प्रपोजल आ रहा है, आपके 44 प्रपोजल आ रहे, क्या उस 44 प्रपोजल्स में एक भी ऐसा हेल्दी प्रपोजल नहीं था कि जो एक्सेप्ट किया जा सकता था? इसलिए मैंने ये कहा कि अपरेंटली जब ये देखते हैं कि 44 के 44 प्रपोजल
प्रपोजल जो है उसको डस्टबिन में डाल दिया गया। 23 प्रपोजल जो अलाइड बीजेपी के अपने साथी हैं उन्होंने अमेंडमेंट्स दे दी थी, वो भी डस्टबिन में डाल दी गई। तो क्या वजह है कि वो प्रपोजल जो बीजेपी की तरफ से आए उनको एक्सेप्ट किया गया है और दूसरे प्रपोजल में क्या किसी में वजन नहीं था, किसी में कुछ वजन नहीं था? तो इंक्लूड करना एक रिलीजन में इंक्लूड करना किसी प्राइवेट प्रैक्टिस पर मुझे लगता है बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए। जो एक हवा बनाई गई है उस हवा के खिलाफ कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। और हमें ये महसूस नहीं हो कि एक हिंदुत्व का जो कार्ड है वो यहाँ पर खेलने की कोशिश की जाती है या की जा रही है, उसको उन मंसूबों को जिससे हमारा देश पीछे हो जाए, उन मंसूबों के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको खड़ा रहना चाहिए। और हमारी जहां जिम्मेदारी होगी, आप हमें पहले लेवल पर खुद खड़े देखकर रखेंगे। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। खैर, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उम्मीदें आपसे थी और जाहिर है कि आप इन दिनों नर्म होती दिखाई दे रही, यानी कि एनसी की मैं बात कर रहा हूं और इस हवाले से मैं पूछूंगा आपसे। मैं अहमद याद साहब काफी मैं आता हूं हाँ, हो सकता है मेरी जाती राय हो। 370 में भी मेरी जाती राय थी। पीएम साहब से जब बातचीत हो रही थी स्टेज पे, वहां पे भी हमारी जाती राय थी। पब्लिक तो कुछ नहीं कह रही। मुझे बताइए कि क्या 370 पे पीएम साहबा के साथ जब वो इनॉग्रेशन हो रहा था वहां पे बाकी सियासी पार्टियों ने कुछ नहीं बोला? ये मेरी जाती राय थी। चलिए खैर, छोड़िए इन सब चीजों को। मैं अहमद याद साहब आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ कि क्या यहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे लीडर, उमर अब्दुल्ला साहब जैसे पायदार लीडर, जिनकी बात अब तक नहीं शुरू से सुनी गई है और इनकी बात में स्टेटमेंट में दम होता है, और लोगों की रिप्रेजेंटेशन अगर जम्मू कश्मीर से ऐसे लीडरान करते हैं तो इस तरह की जो कानून नाफिज किए जाते हैं, जबरन थोपे जाते हैं, उस पर एक असर पड़ता है। तो ऐसे लीडरों को बोलना चाहिए, खुल करके सामने आना चाहिए, या फिर इंतजार करना चाहिए? आपकी राय। खास तो जहां तक जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को बाकी रियासतों की लीडरशिप से थोड़ा मुख्तलिफ माना जाता है और थोड़ा उनके बात को सीरियस लिया जाता है और बहुत ही दूसरे तरीके से भी देखा जाता है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की तरफ से कोई भी बात हो तो उसको सीरियस लिया जाता है पूरे मुल्क में भी और हुकूमती लेवल पर भी। तो जहां तक उमर साहब और फारूक साहब का ताल्लुक है, वेल चूंकि वो एक सियासी माहिर लोग हैं, चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, यूनियन कैबिनेट में रहे हैं, और उमर साहब तो बड़ी शुरुआत उन्होंने कैबिनेट में करी, सेंट्रल कैबिनेट में। तो इसलिए उनकी एक मान्यता है उस लिहाज से भी, और दूसरा मान्यता इस लिहाज से भी कि वो मुसलमान लीडर्स हैं, मुसलमान मेजॉरिटी एरिया के लीडर्स हैं, और तीसरा मान्यता ये है कि वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता है, जिसकी एक अहमियत है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और खास पोजीशन है, खास माना जाता है इस चीज को जम्मू कश्मीर को लेकर बात की जाती है। तो उस लिहाज को लेकर अगर उनकी कोई भी बात हो किसी भी मामले पर, उसको परखा जाता है, देखा जाता है और सोचा जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग अभी ये कह रहे हैं कि मरकजी सरकार को एनसी सरकार अभी नाराज नहीं करना चाहती, यही वजह है कि सॉफ्ट हैंड रख रही है तमाम तर चीजों में। मैं कंटिन्यू करना चाहता था प्लीज, लेकिन आप ये कहोगे, चूंकि आपको मालूम होना चाहिए अभी हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है, बहुत मुश्किल से बनी है गवर्नमेंट वहाँ, और यूटी में बनी है, उनके पास पावर्स नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त उमर साहब या फारूक साहब या बाकी लीडरशिप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है वो किसी भी सूरत में कोई भी कन्फ्रंटेशन लेने की हक में होगी सेंटर के साथ। और इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी तरफ से या किसी की तरफ से ये ज्यादती होगी कि अगर हम ये कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस जो है वो यही है कि कैसे की जाए, और जो उनके मैनिफेस्टोज है उनकी प्रेफरेंस यही रहेगी कि उनको प्रूव किया जाएगा, क्योंकि उसमें उनका सर्वाइवल दिखेगा। और क्योंकि अगर भाई स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुई, मेरा मानना है, और आगे उनका हशर बहुत ही बुरा होगा। असल में ये इस तरह के सवाल जनाब अहमद याद साहब इस वजह से भी कायम होते हैं क्योंकि हम हर जाविये से चीज़ों को जांचने की कोशिश करते हैं ताकि
सही तरीके से बात लोगों तक पहुंचे और उसका वो खुद ही उस चीज को एनालाइज करें। मैं जम्मू कश्मीर की जो अभी एक वफ्द जाकर के पहुंची थी और पार्लियामेंट कमेटी से मुलाकात की थी, चूंकि जम्मू कश्मीर को एक बड़ा मोटो दिया गया, लोग वहां तक पहुंचे और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर पे निगाह थी पार्लियामेंट कमेटी की और उनसे उनकी बात सुनी गई। तो सवाल सिर्फ इस वजह से कायम हुआ कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की रिप्रेजेंटेशन हुई सरकार की तरफ से या नहीं हुई? नहीं, वो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, वो एक इंडिविजुअल लेवल, लोकल लेवल, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल, मुसलमानों की एक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से हुई। और वो भी शायद अंदरून बात मालूम नहीं अंदरूनी क्या हुआ, लेकिन कहना यह है कि उन्होंने खुद इनिशिएटिव ले लिया इस चीज को लेकर। लेकिन बहरहाल ये मानने वाली बात है कि अगर उन्होंने भी इनिशिएटिव ले लिया, लेकिन हुकूमत हिंद ने उस चीज को कबूल किया और उनको उनकी बात को उनसे बात की। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने बात की और उसको मान लिया, लेकिन उन्होंने इस चीज को मान लिया कि भाई हम भी अपनी बात रख लेंगे। उस लिहाज तक उस हद तक तो उन्होंने उनको इजाजत दे दी। वो एक डेवलपमेंट है, एक सही डेवलपमेंट है कि खास तौर उसमें ऐसे भी लीडर्स रहे जिनको नमाज तक पढ़ने नहीं दिया जाता था और वो आज दिल्ली में बात करते हैं जेपीसी चेयरमैन के साथ या कोई और दीगर लीडर्स के साथ। उस हद तक तो वो डेवलपमेंट जरूर है और उसको हम यही नहीं मान सकते हैं कि ये एक हुकूमती रिप्रेजेंटेशन है कि जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वक्त से पहले कोई फैसला नहीं ले तो ज्यादा बेहतर है। और रही बात हमारी लीडरशिप की, जिनकी तरफ पूरे मुल्क की और एक बड़ी कम्युनिटी की निगाहें हैं, शायद ये निगाहें उनके जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वक्त से पहले उनके बारे में डिसीजन ना ले। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बेहतर अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हों और यकीनन इसके बारे में जो पॉजिटिव रिजल्ट या फिर नेगेटिव रिजल्ट है उस हवाले से उनकी अपनी प्रिपरेशन हो। तो इन तमाम तर चीजों के हवाले से एनसी, पीडीपी या फिर दूसरी जितनी भी जमातें हैं जो खास तौर पे सभी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन करती हैं, लेकिन इस वक्त जो दुविधा आई हुई है एक खास कम्युनिटी के ऊपर और लोग कहीं ना कहीं आहत हैं, तो लोगों की निगाहें भी ऐसे लीडरान की तरफ से, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ है कि उनकी सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते हैं, लोगों के ऊपर यह फैसला छोड़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे लीडरान किस तरीके से हमारे बारे में सोचते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जनाब अहमद यास साहब और जनाब तजम्मुल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और एडवोकेट नीलोफर साहब हमारे साथ खास बातचीत के लिए। तो ये सारी चीजें इस वजह से भी खास है क्योंकि सभी लोगों की निगाह, चाहे वो बहुत ज्यादा अवेयर हो या फिर शुरुआती जानकारी उनको हो, वो ये जरूर चाहते हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो। और ऐसी रिप्रेजेंटेशन कौन कर सकता है? जो उस लेवल की पहुंच भी रखता हो। तो बस वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाइए, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। रुकेंगे यहां पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बर्फ बर्फ, चारों तरफ बर्फबारी का आलम जारी है। कहीं आफत तो कहीं मजे। मुसाफिर दूर दूर से घाटी के मौसम का लुत्फ लेने आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से जब सड़क के रास्ते बंद हो गए हों तो बारामुल्ला और बनिहाल के बीच चलने वाली ट्रेन कशिश का मरकज बन गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो आने जाने में यह आसान है और दूसरा बर्फ के बीच ट्रेन के सफर के खूबसूरत तजुर्बे का मौका भी मिल जाता है। लोग इस सफर का मजा लेते हुए कुदरत की खूबसूरती से रूबरू होते हैं। ट्रेन के सफर के दौरान बर्फ से ढकी पहाड़ियां और घाटियां जैसे एक जादू सा एहसास कराती हैं। यहाँ का सफर न सिर्फ एक आम सफर है बल्कि एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा भी है जिसे लोग हमेशा अपनी यादों में महफूज रखते हैं।
विंटर गेम्स को लेकर के सीएम उमर की सदारत में मीटिंग। गुलमर्ग में विंटर गेम्स की तैयारियों का लिया जायजा। 22 से 25 फरवरी तक खेले जाएंगे विंटर गेम्स। गुलमर्ग ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विंटर गेम्स की करेगा मेजबानी। गेम्स में स्कीइंग और आइस स्केटिंग के होंगे मुकाबले। मर्द और ख्वातीन दोनों टीमें लेंगी हिस्सा। 30 जनवरी को सतीश शर्मा करेंगे खेल का इफ्तिताह। लद्दाख विंटर गेम्स अख्ताम पजीर। 4 गोल्ड और कुल 7 मेडल के साथ पहले नंबर पर रहा लद्दाख। तमिलनाडु ने 3 गोल्ड के साथ कुल 5 मेडल जीते। महाराष्ट्र ने 2 गोल्ड के साथ सबसे ज्यादा 10 मेडल जीते। शोपियां जिले के वाची गांव में लोगों में काफी खुशी। गांव वालों ने इंतजामिया ने गांव वालों को दिया तोहफा। गांव में शुरू हुई एम्बुलेंस सर्विस से 8,000 लोगों को मिलेगी राहत। पुरस्कार बीमारी की शिकार 3 लड़कियां सेहतयाब। हालत में बेहतरी के बाद अस्पताल में मिली छुट्टी। अस्पताल स्टाफ की मेहनत लाई रंग। आदाब, नमस्कार। कैसे टीवी देख रहे हैं आप? मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने 22 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें एडिशन को कामयाब बनाने के लिए सभी से जी जान से जुट जाने को कहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आला अफसरान के साथ मीटिंग करके गुलमर्ग में होने वाले विंटर गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया। इस हवाले से सीएम उमर ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की मैस्कोट और स्नो लेपर्ड की नकाब पुशाई की। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 4थे एडिशन की कामयाबी पर एक प्रेजेंटेशन पेश किया। और आपको यह भी बता दें कि इस दफा भी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2 मरहले में खेले जा रहे हैं। पहला 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में खेला गया और दूसरा 22 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग में खेला जाएगा। 5वें विंटर गेम्स में 800 से ज्यादा एथलीट्स के शामिल होने की उम्मीद है। आला सतही मीटिंग में विंटर गेम्स के कामयाब इनेकाद को लेकर के एथलीट्स के ठहरने, खाने पीने और ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही उनके लिए दीगर सभी सहूलियात बेहतर से बेहतर बनाने के ऊपर जोर दिया गया। और इधर खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर गुलमर्ग में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा और 30 और 31 जनवरी को होने वाले इस गेम में स्कीइंग और आइस स्केटिंग के मुकाबले होंगे, जिनमें मर्दों और ख्वातीन दोनों टीमें हिस्सा लेंगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्रनाथ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 30 जनवरी को इन खेलों का इफ्तिताह होगा और सतीश शर्मा खेल का इफ्तिताह करेंगे। विंटर गेम्स में मुल्क की 27 यूनिवर्सिटी की टीमें शामिल होंगी। खिलाड़ियों के ठहरने का इंतजाम श्रीनगर में ही किया गया है और वाइस चांसलर ने यह भी कहा कि इन खेलों का मकसद यूनिवर्सिटी सतह पर विंटर गेम्स को फरोग देना है, बढ़ावा देना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में इससे ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। Identity the Central Institute Kashmir is going to have at all India level. So for that purpose, we accepted the offer given by the Association of Indian Universities, and I joined by my Director of Sports and Games, the Head Department of Physical Education, Dr. Kautab Bajam and Muzamil Shah. So both the people are coordinating this particular event. और भारत की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाहों ने आज हंदवाड़ा का दौरा किया था। शहर को खूबसूरती की जमकर तारीफ की और सयाहों ने लोगों के जरिए किए गए इस्तकबाल का भी शुक्रिया अदा किया। सीधा श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि विंटर गेम्स के हवाले से क्या कुछ तैयारियां चल रही है और इससे क्या कुछ फायदा हमें देखने को मिल सकता है जम्मू कश्मीर के लिए। मीर, क्या एक्टिविटीज है? लद्दाख के खेल हमने देखे, वहां की बारीकियां हमने समझी, लोगों का एथलीट्स का जोश खरोश देखा। अब जम्मू कश्मीर में क्या कुछ नजारा देखने को मिल सकता है? अगर हम देखें तो खेलो इंडिया गेम्स के हवाले से दो तरीके से जो है अभी जो है प्रिपरेशन चल रही हैं। एक तो सरकार की तरफ से और खासतौर पर भाई हम देखें जो लेटेस्ट है कि कश्मीर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से भी जो है विंटर गेम्स जो है उनका इनॉग्रेशन किया जा रहा है और ये जो प्लानिंग है जो है ये तकरीबन 30 और 31 जन को हमें देखने को मिलेगी। और इस खासतौर पर इस खेलो इंडिया मंच पे जो है हमें पूरे मुल्क से जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहां से हमें खिलाड़ी जो है इस 2 रोजा इस प्रोग्राम में देखने को मिल सकते हैं। बेसिक मकसद यही है कि जो यूनिवर्सिटीज का जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए लोग हैं
और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप जो है वो इसका बेसिक जो है मकसद है। साथ साथ जिस तरह से अभी पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी जिस तरह से खेलो इंडिया को ऑर्गेनाइज किया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद वहाँ पे पहुंचे थे जिन्होंने उसकी इफ्तिताह की थी। बड़ा उत्साह जो है हमें वहाँ पे एथलीट्स पे देखने को मिला था। इनफैक्ट उस वक्त काफी ज्यादा जो है बर्फ भी हो रही थी, इनफैक्ट नेटवर्क कवरेज भी काफी ज्यादा मुतासिर थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी टीवी पे हमने कोशिश की थी कि सभी तस्वीरें जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। उसी तनासुर में देखें तो आज भी जो है सरकार और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है काफी जो तैयारियां जो है खासतौर पर खेलो इंडिया गेम्स के हवाले से जो कि 2025 के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है, इनमें हमें जो है तकरीबात का सिलसिला जो है वो आने वाले वक्त में डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। अभी फैब में ये सारी चीजें सेकंड एडिशन हमें देखने को मिलेगा। मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या उस हवाले से तैयारियां भी देखने को मिल रही है? आज भी इस हवाले से कोई प्रोग्राम हुआ था और उमर इसमें सीएम उमर शामिल हुए थे? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कुछ ट्विटर हैंडल पे जो है आपने उमर अब्दुल्ला की जो तस्वीरें जो है खेलो इंडिया डमी के साथ देखी होंगी, उनकी ट्विटर हैंडल पे भी उन्होंने अपनी तैयारियों के हवाले से जिक्र किया है और जो इसके लिए जो प्रिपरेशंस है उसको लेकर भी जो है उन्होंने आला सतह जो है एक मीटिंग भी जो है मुनक्किद की गई थी, जिसमें सभी कंसर्न जो ऑफिसर्स से ऑन टेबल लिए गए थे और सभी प्रिपरेशंस के हवाले से उनको जो है आगाह किया गया। लेकिन साथ साथ जितने भी कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स है या जो ऑफिसर्स है उन सभी को एडवाइस किया गया है कि मुकर्रर वक्त पे सभी तैयारियों को जो है मुकम्मल किया जाना चाहिए। हालांकि कहीं ना कहीं पे एक बड़ी चुनौती जो है आज हमें कश्मीर में ये देखने को मिल रही है कि जो खासतौर पर खेलो इंडिया में जो गेम्स जो गेम्स जिनका एहतमाम किया जाता है वो खासतौर पर स्नो बेस्ड गेम्स होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से हमने देखा कि लंबे समय से यहाँ पे ड्राई स्पेल चल रहा था तो उस जिस जो रिक्वायरमेंट होती है, जिस मकदार में हमें यहाँ पे बर्फ की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी इस लाई अमल को मेंटेन और बरकरार रखने के लिए सिविल कंटिन्यूसली जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है इसको लेकर प्रिपरेशन चल रही है। एक चीज जो खास तौर पे आज भीड़ देखने को मिली, इसमें गवर्नमेंट के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बड़ी तादाद में शामिल रहे। जम्मू कश्मीर और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की मुश्तरका कोशिशें यकीनन बेहतर इसका रिजल्ट आउटपुट देंगी, लेकिन मैं आपसे समझूंगा कि इतना अहम क्यों है जम्मू कश्मीर के लिए विंटर गेम्स, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार दोनों मुश्तरका तौर पर काम कर रही हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने यहाँ पे शेयर किया है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा कि आज एक कोऑर्डिनेटिव मैटर में यानी कि हालांकि जम्मू कश्मीर की कोई भी अगर बात होती है तो बिल्कुल कोऑर्डिनेटिव मैनर में जो है उन सभी को जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नमेंट जो है शाना बशाना जो है मिलकर हर एक चीज को जो है प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है कि यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट या प्रोग्रेस की जाए और इस खूबसूरत माहौल को जो है और ज्यादा मजीद बेहतर बनाया जाए। और जिस तरह से हम खेलो इंडिया गेम्स की अगर हम बात करें, क्योंकि कश्मीर डिवीजन में खासतौर पर अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये अपनी बर्फ की लैंडस्केप्स के लिए माना जाता है और सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है जो कि विंटर गेम्स खेली जाती है। और अगर जब विंटर गेम्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया जाता है या उनको एग्जीक्यूट किया जाता है तो ऑब्वियसली वो वर्ल्ड ओवर जो है एथलीट्स को अट्रैक्ट करता है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी कई जो एथलीट्स हैं वो वर्ल्ड ओवर यहाँ पे आए थे जिन्होंने खेलो इंडिया में जो है पार्टिसिपेट किया था। तो कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ के टूरिज्म को और ज्यादा बेहतर और मजीद जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उसको बूस्ट मिले किसी तरीके से। और इसमें गेम्स का जो है एहतमाम करना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि ये एक चांस होता है पूरे साल में। अगर हम देखें जब गुलमर्ग में एक अच्छी खासी बर्फ होती है और उसमें इस तरह की जो वर्ल्ड ग्लोबल लेवल की जो लैंडस्केप है खासतौर पर विंटर गेम्स के हवाले से वो देखने को मिलती है, तो ये एक गोल्डन चांस होता है जब गवर्नमेंट के पास एक पॉसिबिलिटी होती है कि वर्ल्ड ओवर जो टूरिज्म है उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है। और खासतौर पर जब एक एथलीट आता है ऑब्वियसली उसका एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होता है, उसका एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है। तो जब वो वापस अपनी लोकेशन पे जाता है तो वो एज ए मैसेंजर ही चाहता है और जो उसको एक खुशगवार माहौल, एक कंफर्टेबल और जो एक फ्रूटफुल और एक पॉजिटिव रिजल्ट ओरिएंटेड एक प्लान मिलता है, प्रोग्राम मिलता है, तो ऑब्वियसली वो उस चीज की जो सराहना है मुल्क में अपनी लोकेशन पे भी करता है, जिससे एक अट्रैक्शन में जो है टूरिज्म को उसमें और ज्यादा बढ़ावा देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ी वजह है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है कश्मीर अट्रैक्ट कर पाते हैं। और खासतौर पर जब हम टूरिज्म की बात करें, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे कश्मीर की चौथी ऐसी बड़ी इकोनॉमिकल इंडस्ट्री है जहां से यहाँ पे जो है रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। तो जब इस तरह की प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ग्लोबली और वर्ल्ड ओवर जो है हमें देखने को मिलता है कि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इस तरह के लैंडस्केप्स का मजा उठाने के लिए, इस खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे आते हैं। और
खासतौर पर जब हम एथलीट्स की बात करते हैं तो वो बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं और इससे एक पॉजिटिव मैसेज तो ऑब्वियसली जाता ही जाता है कश्मीर से, लेकिन आने वाले वक्त में इससे और इकोनॉमी की भी जो है बूस्ट होता है और यहाँ पे एक सिचुएशन जो है और ज्यादा बेहतर बनती है। साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे मीर आपसे, जिस तरीके की सिचुएशन अभी हम देख पा रहे हैं, पिछली बार का भी विंटर गेम आपने देखा और वहां से रिपोर्ट भी किया, हर बारीकी को हम सभी तक पहुंचाया। पिछली बार से इस मर्तबा क्या उम्मीद की जा सकती है? कितना कुछ बदला, कितना कुछ बेहतर और कितनी कुछ तब्दीलियां देखने को मिल सकती है हमें? डेफिनेटली आपको याद होगा कि जब लास्ट ईयर खेलो इंडिया गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था उसी वक्त जो है काफी ज्यादा बर्फ हो गई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे जो वहाँ पे एथलीट्स पहुंचे थे, स्पोर्ट्स प्लेयर्स पहुंचे थे, उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, चाहे हम गंडोलों के हवाले से बात करें या उनका ऊपर से नीचे आना या नीचे से ऊपर जाना, उसमें कहीं ना कहीं पे जो मूवमेंट है, जो मूवेबिलिटी है, उसमें उनको कहीं ना कहीं पे जो है मुतासिर होना पड़ा था। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली उसके सोल्यूशन के बारे में जो है एक एक्टिव प्रोग्राम जो है कंडक्ट किया जाता है। तो जब वो प्रॉब्लम हुई थी उसको मद्देनजर रख के आज सरकार की तरफ से इन सभी चीजों को ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया गया है और ऐसी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए जो इंतजामात है वो लगातार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि गंडोला के हवाले से भी एक दो बार जो है पिछले दिनों में हमें हॉल्टिंग देखने को मिल रही, हालांकि वो एक शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन उसको लेकर जो है गवर्नमेंट काफी एक्टिव नजर आई। बिल्कुल, और इतने पहले गवर्नमेंट का एक्टिव होना यकीनन एक और भी ज्यादा पॉजिटिव रोल दिखाता है और उम्मीद यही है कि इस मरतबा का विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा खास होने वाला है। शुक्रिया अमीर, नजर बनाए रहिए इन तमाम तर विंटर गेम्स और इस हवाले से, तैयारियों के हवाले से यकीनन दोबारा अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मेरी जो इजाजत, देखते रहिए कैसेट टीवी। आदाब।